क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 के नोट्स जो है वो क्वेश्चन के फॉर्मेट में बनाए हैं ताकि क्वेश्चन के फॉर्मेट में हमें जल्दी याद रहते हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 5 है क्लास 6 का हिस्ट्री का, वो है राजा, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इंग्लिश में है स्टेट, किंग एंड एंशियंट रिपब्लिक। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किस प्रकार किया जाता था। तो हाउ वाज अश्वमेधा यज्ञ ऑर्गेनाइज्ड। तो इसमें क्या किया जाता था अश्वमेध यज्ञ में, इसमें एक घोड़े को राजा की देखरेख में, मतलब जो राजा करता था, जो राजा अश्वमेध यज्ञ करवाता था, वो एक घोड़े को खुला छोड़ देता था। और अगर किसी दूसरे राजा ने इस अश्वमेध करने वाले, मतलब इस किसी दूसरे राजा ने इस घोड़े को रोका तो उसको, जो अश्वमेध करवाने वाला राजा है, उससे लड़ाई करनी पड़ती थी और जो जीतता था उसे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता था। और अगर मान लो किसी ने अश्वमेध यज्ञ करवाया किसी राजा ने, तो अगर किसी भी राजा ने, किसी दूसरे राजा ने उस घोड़े को अगर नहीं पकड़ा, ऐसे ही जाने दिया, इसका मतलब जो अश्वमेध करवाने वाला राजा था वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हुआ करता था। तो यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इन दैट अ हॉर्स वाज लेफ्ट टू रोम फ्रीली अंडर द सुपरविजन ऑफ द किंग। इफ दिस हॉर्स वाज स्टॉप्ड बाय अनदर किंग ही हैड टू फाइट विद द किंग हु वाज डूइंग अश्वमेधा। If they let the horse go, it meant then the king doing Ashwamedha was a more powerful word than them. This yajna was performed by special prize. ठीक है, ये कंप्लीट है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है जनपदों के समय में वर्ण का विभाजन किस प्रकार किया जाता था। मतलब जो जनपद होते थे, जब हमने इससे पहले क्लास में इससे पहले क्लास या चैप्टर जो पढ़ाया मैंने, उसमें मैंने आपको बताया जनपद क्या होते हैं। तो जनपदों के समय में वर्ण मतलब होते हैं जैसे ब्राह्मण, ये सब होते हैं ना, अलग अलग जाति। तो इसका विभाजन किस प्रकार किया जाता था। तो इंग्लिश में है हाउ वर द वर्णास डिवाइडेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जनपदास। तो हमारा आंसर है कि जो हमारे वर्ण थे वो 4 प्रकार के थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मणों का काम तो क्या होता था, वेदों का अध्ययन और अध्यापन, यानी कि पढ़ाते भी थे और पढ़ते भी थे वो, और यज्ञ करवाते थे जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। क्षत्रियों का काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। वैश्य का काम खेती, पशुपालन और व्यापार करना होता था। और शूद्र का काम इन तीनों वर्णों की रक्षा करना होता था। तो देयर वाज 4 सोशल क्लासेस एट दैट टाइम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। द वर्क ऑफ ब्राह्मण्स वाज टू स्टडी the Vedas, teach them and perform yajna for which he received gifts. The job of Kshatriyas was to fight and protect the people. The work of Vaishyas was farming, animal husbandry and trade. The job of the Shudra was to serve the other 3 classes. सेकेंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। थर्ड है जनपदों के विषय में विस्तार से बताइए। अब जनपद क्या है, कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, तो इसको हम देखते हैं। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द डिस्ट्रिक्ट्स। तो उस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट जनपद को कहा जाता था। तो हमारा आंसर है जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन में बसने की जगह, मतलब जहाँ लोग रहते थे उसको जनपद कहते हैं। खुदाई में मिले जनपदों में, जो खुदाई में मिले हैं वो कहाँ मिले हैं। दिल्ली का पुराना किला मिला है, यूपी में मेरठ में के पास हस्तिनापुर मिला है, और एटा के पास अतरंजी खेड़ा जनपद मिला है। जनपद के लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों की फसलें उगाते थे। तो जनपदा लिटरली मीन्स द प्लेस ऑफ सेटलमेंट ऑफ पीपल इन द डिस्ट्रिक्ट्स फाउंड ड्यूरिंग एक्सकेवेशन। ओल्ड फोर्ट ऑफ दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मीरठ इन उत्तर प्रदेश एंड अतरंजी खेड़ा डिस्ट्रिक्ट नियर एटा। The people of the district lived in huts and reared cattle and other animals. They grew crops like rice, wheat, paddy, barley, pulses, sugarcane, sesame and mustard. तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनपदों में किस तरह के मिट्टी के पात्र मिले हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ पॉटरी हैज़ बीन फाउंड नियर इन द डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मोस्टली आता ही है। तो कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता था। मतलब उन पर कुछ कलाकारी की गई थी, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई थी। यहाँ आमतौर पर सरल रेखाओं, ज्यामिति की आकृति में किए गए थे। मतलब मैथमेटिकल में जैसे सरल रेखाएं खींची जाती है उस तरीके से इसमें आकार बनाया हुआ था, और ऐसी चीज़ें हमें जनपदों में मिली। तो some grey and some red-colored earthen pots have been found, which were known as painted grey vessel. Painting have been done on the utensils. It is usually in the form of simple lines and
ज्योमेट्रिक शेप्स। अब महाजनपदों के विषय में विस्तार से बताइए। अब तो हमने जनपद पढ़ लिया, अब हम महाजनपद क्या है। जनपद एक इजी सी एरिया था, लेकिन महाजनपद थोड़ा बड़ा लेवल है। तो एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट महाजनपदास। कुछ जनपद बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गए जिन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट तथा पत्थर से ऊंची दीवारें बनाई गई थी। उन्हें किले के तरीके से पैक किया गया था। अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया गया। अब राजा सेना रखने लगे थे अपनी सुरक्षा के लिए और लोगों की सुरक्षा के लिए। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में किया जाता था, मतलब उनको आहत सिक्के दिए जाते थे काम के बदले में। तो सम डिस्ट्रिक्ट्स बिकेम मोर इम्पोर्टेंट एंड केम टू बी कॉल्ड महाजनपदास। मोस्ट ऑफ द महाजनपदास हैड अ कैपिटल. Many capitals were fortified, that is, high walls of wood, bricks, and stone were built around them of other kings fearing attack. These forts were built for their own security. Now the king started maintaining an army. The soldiers were kept for the whole year by paying regular salaries. Some payment were probably in struck coins. क्लियर है, कंप्लीट है यहाँ तक। इसके बाद है महाजनपद में कर की व्यवस्था कैसी थी। मतलब महाजनपद में अब लोगों ने टैक्स लेना शुरू कर दिया। तो हाउ वाज द टैक्स सिस्टम इन महाजनपदास। तो ऋग्वेद में राजाओं से भिन्न महाजनपद के राजा अन्य लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर नियमित रूप से टैक्स वसूलते थे। इसका मतलब है ऋग्वेद में जब हम जिन राजाओं के बारे में हमने पढ़ा वो कभी भी टैक्स नहीं लेते थे। सिर्फ महाजनपद जब स्टार्ट होने लगा तब लोगों ने टैक्स लेना शुरू किया, राजाओं ने टैक्स लेना शुरू किया। पहला फसलों पर कर लगाए गए, दूसरा कारीगरों के ऊपर कर लगाए गए, तीसरा पशुपालकों को उनके जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में टैक्स देना पड़ता था, चौथा व्यापारियों को सामान पर, जो व्यापारी होते थे उनको सामान पर टैक्स देना पड़ता था, पांचवा आखेटकों को तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। तो अनलाइक द किंग्स ऑफ द ऋग्वेदा, द महाजनपदा किंग नो लॉन्गर डिपेंड ऑन गिफ्ट्स ब्रॉट फ्रॉम time to time by others and started collecting tax regularly. First, taxes were imposed on crops. Second, taxes imposed on artisans. Third, animal herders had to pay taxes in the form of animal or other products. Fourth, traders had to pay tax on goods. Fifth, hunters and collectors had to give the things obtained from the forest. नेक्स्ट है महाजनपदों के समय में कृषि में क्या परिवर्तन हुआ है। मतलब जब महाजनपद का टाइम आ गया अब कृषि में क्या चेंजेस आने लगे। तो व्हाट चेंजेस टुक प्लेस इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महाजनपदास। अब तो इसका आंसर है पहले हल के फाल किसके बनते थे, लकड़ी के बनते थे। अब महाजनपदों के समय में ये लोहे के बनने लगे, तो ताकि जो कठोर जमीन है उसको आसानी से जोता जा सके। इससे फसल की उपज बढ़ी। दूसरे लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू किया। मतलब पहले तो बीज डायरेक्ट डाले जाते थे, लेकिन अब उन्होंने पौधा बना के पौधों से खेती करना शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़कर धान उपजाने के बजाय धान का पौधा तैयार कर उनका रोपण शुरू किया। इससे पैदावार बढ़ने लगी। तो नाउ प्लोशेयर्स स्टार्टेड बीइंग मेड ऑफ आयरन। नाउ हार्ड लैंड कुड बी प्लॉड were more easily with iron plowshares than wooden ones. This increased the yield of crops. Other people started planting paddy plants. This is instead of growing paddy by sprinkling seeds in the field, paddy plants were prepared by and their planting started. Hence the yield started increasing more. अब देखो इसके बाद है मगध जनपद के बारे में विस्तार से है। मगध जनपद के बारे में विस्तार से बताइए। तो टेल अस इन डिटेल अबाउट द टर्म मगध जना। तो मगध जनपद है हमारा, तो गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर गुजरती थी और यहाँ पर पहला यातायात के लिए ये इम्पोर्टेंट था। मतलब ये नदियाँ होकर गुजरती थी, तो मगध हमारा यातायात के लिए इम्पोर्टेंट हो गया। दूसरा जल वितरण के लिए, यानी कि पानी सब में जगह पहुँचाया जा सकता था। तीसरा जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी ये दोनों नदियाँ, गंगा और सोन। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। मतलब यहाँ पर जंगल थे एक हिस्से में। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता। मतलब राजा जो सेना रखते थे वो जंगलों से लाए हुए हाथियों की होती थी, हाथी उसमें काम में लिए जाते थे। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी भी मिलती थी। यहाँ लोह अयस्क की खदानें भी थी। तो रिवर्स लाइक गंगा एंड सोन पास थ्रू मगध। They were important for firstly transportation, secondary water distribution, and thirdly making the land fertile. A part of Magad was full of forests. The elephants living in these forests were captured and trained and used for army purposes.
Or not only this, wood was available from the forest to build house, cart and chariots. There were आयरन ओर माइंस हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के शासकों के बारे में विस्तार से बताया। अब हमने मगध राज्य के बारे में जाना, तो अब हम मगध के शासक, वहाँ के कौन कौन से शासक राजा जो थे वो इम्पोर्टेंट थे। तो मगध में दो बहुत शक्तिशाली शासक थे, एक तो बिंबिसार और एक अजातशत्रु। पर महापद्मानंद एक और महत्वपूर्ण शासक था। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में जो राजगृह थी, आज के टाइम पे उसको राजगीर बोलते हैं, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, जो आज पटना के नाम से जाना जाता है, बिहार में ही, तो वो उसकी राजधानी थी। तो देखा जाए तो मोस्ट ऑफ मगध जो राज्य था वो बिहार को कवर कर रहा था, यूपी और बिहार को। और मैसेडोनिया का जो राजा था सिकंदर, विजय करना चाहता था, उसने अधिकांश भागों को जीत लिया था। तो किंतु लेकिन मगध की तरफ आया तो उनके सिपाहियों ने, जो राजा था मैसेडोनिया का राजा सिकंदर था, उसके सिपाहियों ने मना कर दिया, क्योंकि वह डरे हुए थे कि भारत के शासकों के पास में पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी, तो वो डर गया था। तो यहाँ पे मगध के बारे में पूरा हमने शासकों के बारे में देखा। तो इंग्लिश में देखते हैं अपन। बट देयर वर टू वेरी powerful rulers, Bimbisar and Ajatasattu. Mahapadmanand was another important ruler. He extended his area to control up to the western part. Rajgriha, modern Rajgir in Bihar, remained the capital of Magad for many years. Later, Patliputra, today's Patna, was made the capital. Macedonia king Alexander wanted to conquer the world. He had conquered most of parts, but when he comes toward Magad, her soldiers refused. They were afraid of the fact that the rulers of India had a huge army of foot, chariots and elephants. नेक्स्ट है, वज्जी राज्य के बारे में बताइए। तो वज्जी के बारे में बताना है, तो वज्जी जैसे हमारा मगध राज्य जनपद था, ऐसे वज्जी राज्य भी था। तो टेल अबाउट वज्जी स्टेट। तो मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, उसके नज़दीक वज्जी राज्य था। यहाँ मिसअंडरस्टैंड हो गया, थोड़ा सा राइटिंग में थोड़ी दिक्कत आ गई, मगध नहीं है, यहाँ मगध है। तो मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, उसके नज़दीक वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। तो इंग्लिश में बोले तो बट इट हैड बिकम मगध हैड बिकम अ पावरफुल स्टेट। ये इंग्लिश में भी गलत हो गया। टुडे वज्जी वाज, मतलब सिर्फ मगध बट की जगह यहाँ मगध आएगा। मगध हैड बिकम अ पावरफुल स्टेट। टुडे वज्जी वाज नियर हिम हुज कैपिटल वाज वैशाली बिहार। तो वज्जी भी कहाँ था? बिहार का था, और इसकी राजधानी क्या थी? वैशाली बिहार में थी। वज्जी राज्य की शासन व्यवस्था कैसी थी? हाउ वाज द गवर्नेंस सिस्टम ऑफ वज्जी किंगडम। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गणिया संघ कहते हैं। गणिया संघ कई शासक होते थे, मतलब इसमें कोई एक राजा नहीं होता था, कई शासक होते थे। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था, सभी को राजा कहते थे। जो गण संघ के जितने भी व्यक्ति थे उन सबको राजा कहते थे। सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रु के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास और कर्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। तो यह थी वज्जी राज्य जो था हमारा उससे। तो देयर वाज अ डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नेंस हियर विच वाज कॉल्ड गणा एंड संघा। देयर वर मैनी रूलर्स इन अ गंगा एंड Gana and Sangha, and each of these people was called a king. All the kings used to perform various rituals together. Sitting in meetings, they used to decide what to do and how to do it through conversation, debate. They used to discuss together to deal with the attacks of animal. Women, slaves and servants did not participate in these meetings. तो ये है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इसके बाद ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। और लास्ट क्वेश्चन है, दीघ निकाय क्या है? व्हाट इज लार्ज बॉडी? तो दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। लास्ट वाला जो दीघ निकाय है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी आता है, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है हमारा। ठीक है, दीघ निकाय क्या है? तो देखो, दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें बौद्ध के व्याख्यान दिए गए हैं। जो बौद्ध थे हमारे, उनके व्याख्यान दिए गए हैं कि कैसे बौद्ध ने जितनी भी बातें बताई है वो सब इसमें लिखी हुई है दीघ निकाय में। वज्जी संघ का वर्णन दीघ निकाय से लिया
किया गया है। तो देखो हमारे जितने भी बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं लाइक IAS RS, इन सब में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि NCERT पे ही बेस्ड होते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर इंग्लिश में है हमारा, दीघनिकाय इज अ फेमस बुद्धिस्ट टेक्स्ट इन विच बुद्धिस्ट लेक्चर्स आर गिवन। द डिस्क्रिप्शन ऑफ वज्जी संघ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम दीघनिकाय, दीघनिकाय। सो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है, ये पूरा चैप्टर मैंने कवर कर लिया है। चैप्टर नंबर 5, एक राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य। तो इससे रिलेटेड जो भी डाउट है या जो भी कुछ क्वेश्चन छूट रहा है, अगर आपको लगता है कि मैंने वो क्वेश्चन नहीं कवर अप किया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड फ्रेंड्स, मैं और ऐसे पूरा कंटिन्यू करूँगी ये सीरीज़, ताकि मैं आप लोगों के पूरे जितने भी चैप्टर्स क्लास 6 के, 7 के, 8 के, ये सब आप लोगों के लिए लेके आऊँ, ताकि आपके गवर्नमेंट एग्जाम की भी तैयारी हो जाए और जो NCERT में है लाइक जो पढ़ रहे हैं बच्चे 6 क्लास के लिए, उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है। सो प्लीज़ मेरे चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू।